रूल्स ऑफ रेजिडेंस फॉर एचयूएफ, हमने इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ का भी जो भी रेजिडेंसी के रूल्स थे वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, रूल्स ऑफ रेजिडेंस फॉर एचयूएफ हो गया। नेक्स्ट क्या है, रूल्स ऑफ रेजिडेंट फॉर अ कंपनी, कंपनी एट ए ग्लांस, यानी कि कंपनी के लिए कौन कौन से रेजिडेंसी के रूल्स हैं ये भी हमने कवर कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, हमने ये लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, एक आपको ये एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। अब आइए एक एग्जाम्पल कवर करते हैं। बाबू देखो, इसमें मुझे आपको मेन प्रैक्टिकल से, इनके लिए हमें ज्यादा प्रिपरेशंस करनी है प्रैक्टिकल की। सो मिस्टर ब्राउन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 2011, यानी कि मिस्टर ब्राउन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप प्लीज पेपर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, अदरवाइज करने का फायदा नहीं होगा। बिकॉज वी हैव टू कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज, राइट, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करने हैं। अब देखो, तो मिस्टर ब्राउन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 2011, यानी कि 30 जून 2011 में, ठीक है, आप प्लीज डेट याद रहना, ठीक है, कि 30 जून 2011 में फर्स्ट टाइम मिस्टर ब्राउन केम टू इंडिया। ठीक है, वो इंडिया में पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया में आए। He stayed here continuously for 2 years, और ये यहाँ पे 2 साल तक कंटिन्यूसली रहे। So he stayed here continuously for 2 years. So please remember that first time कब आए, जून, ठीक है, 2011 में, यानी कि अगर हम जून से काउंट करते हैं तो कंप्लीटली वो फिर 2 साल तक रहे। और फिर यानी कि 11 से लेके 12 में भी रहे, 12 से लेके 13, ठीक है, 13 से लेके 14। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 30 जून 2014। बाबू वॉइस नहीं आ रही है मेरी? यस मैम। वॉइस नहीं आ रही है, मैम एक क्लियर नहीं मिनट। हो रही वॉइस। अब देखो, अब क्लियर आ रही है? नो मैम। अभी भी क्लियर नहीं है? बाबू आप चेक करो, वॉइस क्लियर है? यस मैम। आप क्लियर है ना? ओके, वाईफाई भी कनेक्टेड है। ओके चलो, अब हम देखते हैं। मिस्टर ब्राउन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 2011। ठीक है, ही स्टेड हेयर कंटिन्यूसली फॉर द 2 years एंड लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 30 जून 2014, यानी कि ये 2014 यानी कि 13-14 वाले ईयर के दौरान, ठीक है, 13-14 ईयर में अगर हम बात करें, नहीं 13-14 नहीं, सॉरी 14-15 के ईयर में, क्योंकि लिखा है ना लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 30 जून 2014, तो यानी कि 1 अप्रैल से हमारा 14 से एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। सो लेफ्ट फॉर सिंगापुर ऑन 30 जून 2014, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ये इंडिया में वापस आए, कब आए, क्या लिखा है, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2015। आप ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स कि वो 30 जून 14 को निकल गए, ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 15-16 में वो दोबारा से इंडिया में आए। कब आए, 1 अप्रैल 2015 में, एंड रिमेन इन इंडिया टिल 31 जुलाई 2017। और इंडिया में रहे कब तक, 31 जुलाई 2017 तक वो इंडिया में रहे।
आपको ये प्लीज ढंग से नोट करना है कि वो कब कब आए, क्योंकि हमें इसमें मेन है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या कि हमें इसमें डेज कंप्यूट करने हैं। व्हेन ही वेंट बैक टू जापान, he again came to India on 31st December 2018। ठीक है, he again came to India, वो दोबारे से इंडिया में आए। कब आए? ऑन 31st दिसंबर 2018 को वो दोबारे से इंडिया में आए टू टेक अप अ जॉब विद डीसीएम एंड कंपनी लिमिटेड के साथ जॉब करने के लिए। अब हमें उसका क्या निकालना है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज दैट कि इस केस में हमारे पास प्रीवियस ईयर कौन सा है। सो प्रीवियस ईयर इज ऑफ यानी कि 1819, यानी कि मुझे कब से निकालना है? 1819। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले 18-19 का, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च 2019 को। सो 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर एंड है, यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। सो व्हाट इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग? सो यही है इसका 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। अब मुझे क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ स्टे ऑफ मिस्टर ब्राउन इन इंडिया। हिज स्टे इन इंडिया फ्रॉम 31 दिसंबर 2018 से 31 मार्च, यानी कि हमें यहाँ कंप्लीटली मेंशन है क्या कि 31 दिसंबर को वो दोबारे से इंडिया में आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि रिमेन, कि वो कब तक? 31 जुलाई 2017 तक। ठीक है, वो रहा, फिर उसके बाद वो चला गया। इसका मतलब कि 17 में उसके बाद, यानी कि 1 अगस्त के बाद, तो वो हमारे इंडिया में नहीं था। तो ही अगेन केम टू इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2018। इट मीन्स कि वो इंडिया में दोबारे से 31 दिसंबर 18 में आया। सो वी हैव टू कंप्यूट द नंबर ऑफ द डेज फ्रॉम 31 दिसंबर 2018। सो क्लियर है, यानी कि 31 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक वो हमारे इंडिया में ही रहा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कब? दिसंबर। ठीक है, ऑब्वियसली जब तक वो आया 31, तो तब तक हम एक दिन भी काउंट करेंगे। तो दिसंबर प्लस जैन प्लस फेब प्लस मार्च, तो जैन में कितना था? जैन में हमारे पास था 31। क्लियर? फैब में हमारे पास 29 डेज होते हैं, पर फैब में हमारे पास डेज कितने आएंगे? 28 डेज। सो फर्स्ट प्लस 31 प्लस 28। ठीक है, मार्च और जो ईयर है लीप ईयर है या नहीं? क्लियर? ठीक है, और मार्च में आपके पास कितने हैं? 31। सो यू हैव टू कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ द days of the each month. So total number of the days comes out to be the your 91 days. Clear? So ये आपके पास 91 days आए। So Mr. Brown is resident in India as he satisfy one of the category। आपको याद होगा, बताया था या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज होने चाहिए। क्लियर? प्रीवियस ईयर में कितने डेज होने चाहिए? 182 डेज। अगर 182 डेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज भी हैं तो भी वो चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 60 डेज। तो हिज स्टे इन इंडिया फ्रॉम 31 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है, मिस्टर ब्राउन इज रेजिडेंट इन इंडिया है, तो हमें सेकेंड कंडीशन के साथ साथ जब कंडीशन है तो मुझे उसके साथ बेसिक कंडीशन में एक और एडिशनल कंडीशंस हैं, वो भी मुझे देखनी है कि इसकी एडिशनल कंडीशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली है कि एडिशनल कंडीशंस के लिए सबको पता होगा या नहीं
कि कौन सी एडिशनल कंडीशंस है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको सभी को। आई होप याद रहेगा। देखो क्या है, अगर आपके पास ठीक है 60 डेज हैं तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल में 365 डेज होने चाहिए, यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले, तभी वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। तब हमें फिर आगे कौन सी कंडीशन ऑर्डिनरी की चेक करनी है, पहले बताओ मुझे, इसमें किसी को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन सी है। मेरे पास 18 19 इज माई द प्रीवियस ईयर, सो प्लीज राइट डाउन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें डायरेक्टली ही करके दिखा दिया, लेकिन आपको हर स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस में क्या था, 18 19 की जो कंडीशन है, ठीक है, 91, तो 60 डेज तो कंप्लीट हो रहे हैं, इसके साथ साथ यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 4 ईयर, तो इस ईयर को यानी कि इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इमीडिएटली यानी 18 19 के प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी के 4 साल यानी कितना, 17 18 16 17 15 16 14 15, तो यानी 1 2 3 4, तो बाकी के 4 साल इन सब का सम कितना, 365 डेज या उससे ज्यादा आना चाहिए। तो ऑब्वियसली दो ही ईयर में 365 और 66 आ गया। ठीक है, तो इन सभी का सम ऑब्वियसली 65 से क्या आ रहा है, ज्यादा ही आ रहा है, और इनफैक्ट एक ही ईयर ने ही कंप्लीट 365 डेज आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है सिंपल कि ये रेजिडेंट है। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज, ठीक है, कंडीशंस की उसमें 60 डेज फुलफिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज रेजिडेंट नॉट नॉन रेजिडेंट, सबसे पहले कि वो रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है। अब मुझे रेजिडेंट की आगे कंडीशन देखने, क्या चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कि वो रेजिडेंट कौन सा है, ऑर्डिनरी है या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी है। अब देखो, नॉन ऑर्डिनरी या फिर आपके पास इनके लिए कंडीशन है, ऑर्डिनरी की कौन सी कंडीशंस हैं पहले बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक में? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को कंप्यूट करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, सो प्लीज राइट अप ऑल्सो। ठीक है, जो बोल रही हूँ उसे लिखिए भी। तो अब हमने इतना यहाँ तक कंप्लीट किया, अब हमें इसकी एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है इन क्वेश्चंस में। अब मुझे इन क्वेश्चंस में एडिशनल कंडीशंस को चेक करने के लिए क्या चेक करना है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के, यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 साल के दौरान, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ये 7 ईयर्स तक का ही कंप्यूट किया। ठीक है, और करना है। नाउ इट इज योर होमवर्क, ठीक है, कि हर ईयर में क्या 275 डेज ही निकल के आए हैं, क्या 366 डेज ही कंप्यूट हुए हैं, 365 91 इतने ही डेज हैं या नहीं। ठीक है, आप सबका ये होमवर्क है, आप सबको ये कंप्यूट करना है। सो प्रीवियस ईयर को छोड़ के, ठीक है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 ईयर यानी 7 साल के दौरान, ठीक है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 साल के दौरान 730 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, तो क्या लिखा है, मिस्टर ब्राउन वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 730 डेज, 730 डेज या इंडिया में ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, तो ऑब्वियसली इन सब का जो सम है 730 डेज या उससे ज्यादा ही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। आप इन सभी को ऐड भी कर लो, ये कितना हो गया 300, 300 इट मीन्स 600, और ऑब्वियसली ये क्या आ रहे हैं, सारे उससे ज्यादा ही, तो यानी कि 730 डेज से ज्यादा हैं। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि
प्रीवियस ईयर को छोड़ के, यानी प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 10 साल में, ठीक है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 10 ईयर में 10 में से 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 में से 2 बार वो क्या रेजिडेंट होना चाहिए। तो 10 में से 2 बार क्या, ये देखो 366 365, तो अब यहाँ पे 2 डेज में ही है, ठीक है, हमारे पास रेजिडेंट होने के लिए 180 डेज तो होने चाहिए, तो 2 में ही, इनफैक्ट 2 में क्या, इसमें भी आपके पास सेटिस्फाइड है और इसमें भी, ठीक है, 11 12 में भी एंड 12 13 में भी हमारे पास 182 से क्या है, ज्यादा डेज कंप्यूट होके आए हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि 11 12 का ही लो, 12 13 का ही लो, ऑब्वियसली हमें सिर्फ 2 चाहिए, 2 या, ठीक है, मोर देन 2, कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमारे पास 2 तो चाहिए ही। तो कितना आ गया, 275 366, ठीक है। तो ये क्या है, मिस्टर ब्राउन वॉज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 2 years आउट ऑफ 10 previous year preceding the previous year, तो hence he is resident and ordinary resident in India, तो यानी कि वो क्या है, इंडिया में वो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों की ही कंडीशंस क्या सेटिस्फाइड की हैं। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया सब? एक बार बता दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? भाई मैम लेफ्ट हो गई। कोई रिस्पॉन्स आ रहा है मैम का? मैम पता नहीं लेफ्ट हो गई अपने आप। वो नेटवर्क प्रॉब्लम। यार मुश्किल से तो ओए क्लास रिकॉर्ड ली हो थी रही मैम क्लास, ने। चुप रह। अरे फीस सबमिट कर दी तुम सबने? मुझे तो दोबारा करनी पड़ेगी। नहीं यार, क्यों तेरा चेक बाउंस हो गया बाउंस नहीं क्या? हुआ, मैम से चलिए बाबू, मिस्टेक हो गई थी। अब आ गया, एक मिनट एक मिनट, नेट कनेक्टिविटी चली गई थी, मैं दोबारा से एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कहाँ तक कवर किया? मैम वो मिस्टर ब्राउन वाला क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट हो गया वो वाला? यस मैम। चलिए, समझ में आया ना सबको इतना, या नहीं आया, पहले ये बताओ। यस मैम। देख लो कोई बेटा डाउट तो नहीं है एक में भी? नो मैम। शो, चलिए आगे कवर करते हैं। अब है इलस्ट्रेशन 3.11, ठीक है, आज हम इसकी इलस्ट्रेशन हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी सारी जो भी पीडीएफ की हैं इलस्ट्रेशन वो हमने कर ली, पहले भी कवर किया था। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819, यानी कि प्रीवियस ईयर 1819 के दौरान, बाबू आप प्लीज
प्रीवियस ईयर को ध्यान से नोट डाउन करना कि प्रीवियस ईयर 18-19 के दौरान एक्स ए फॉरेन सिटीजन स्टेज इन इंडिया फॉर 69 डेज। ठीक है, एक्स क्या है, द मेन थिंग कि एक्स एक हमारे पास फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, स्टेज इन इंडिया फॉर 69 डेज, वो इंडिया में रहता है कितने दिन के लिए, 69 डेज के लिए वो इंडिया में स्टे करता है, वो इंडिया में रहता है। So during the previous year 18-19, X, a foreign citizen, stays in India for 69 days. Determine his residential status. हमें क्या निकालना है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना है। ठीक है, क्या कंप्यूट करना है हमें, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये तो मेन चीज है, यानी कि 1920, लेकिन 1920 क्या है, मेरे पास असेसमेंट ईयर है। फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, यानी 19-20 के असेसमेंट ईयर के लिए, तो 19-20 के असेसमेंट ईयर के लिए 18-19 मेरा प्रीवियस ईयर है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेसिस से, नंबर 1, ड्यूरिंग 15-16 एक्स इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 365 डेज। कहने का मतलब है 15-16 में हमारे पास यही कंडीशन है हमें गिवन। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मुझे सबसे पहले क्या कंप्यूट करना होता है, मुझे कौन बताएगा, आप ही मुझे सबसे पहले इसका आंसर बताओ कि सबसे स्टार्टिंग में मुझे कंप्यूट क्या करना होता है, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी वाला, बताइए क्या कंप्यूट करना है। मैम रेसिडेंट। वेरी गुड, कि वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। और हमें अब मुझे बताओ कि रेजिडेंट मुझे कंप्यूट करने के लिए क्या देखना है, कि मैम वो 60 डेज से ज्यादा रहा ही नहीं। वेरी गुड, कि वो 60 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं। ठीक है, या फिर मुझे ये भी देखना है कि वो एक ईयर में 182 डेज से ज्यादा हो। ठीक है, या फिर वो 182 डेज से ज्यादा, अगर 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो 60 डेज से ज्यादा है या नहीं। सो हमने यहाँ देखा कि लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर 18-19 के दौरान एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, स्टेज इन इंडिया फॉर 69 डेज। ठीक है, एक्स एक फॉरेन सिटीजन है जो कि इंडिया में रहा था 69 डेज के लिए। सो एक्स हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज। ठीक है, ड्यूरिंग द 4 ईयर। ठीक है, अब आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में तो वो 182 डेज की कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि प्रीवियस ईयर के दौरान मेरी 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। कितने डेज की मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है बाबू, कौन बताएगा, 60 डेज की हुई है ना। मैम 60 वेरी डेज गुड। वाली। सो अब इसके साथ मुझे और क्या चाहिए कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी के 4 ईयर्स में वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब पेपर पेन निकाल रखा है ना सबने, तो मुझे बताओ कि 18-19 को छोड़ के बाकी के 4 ईयर कौन कौन से होंगे। एक होगा 17-18, बताओ कौन सा होगा, 17-18 होगा। यस मैम। ठीक है, 17-18, अब फिर 16-17, 15-16 एंड देन 14-15। तो 14 से लेके कहां तक, 18 तक। तो 14-15, 15-16, 16-17 एंड देन 17-18, यानी कि इन 4 साल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ देखो, ड्यूरिंग द 15-16, यानी कि 15-16 ईयर में एक्स इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 365 डेज। तो हमें तो यहाँ पे मेंशन है ना उन 4 ईयर्स का। देखो क्वेश्चन में आपको कैसे भी पूछ सकता है, डिफरेंट ईयर वाइज भी देके कि इससे
पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया तो उसमें हमें अलग अलग ईयर वाइज गिवन था, और यहाँ आपको एक साथ भी गिवन है। अगर यहाँ लिखा होता कि 180 डेज तो हम सिर्फ यही मानते ना कि वो सिर्फ 15-16 में ही रहा है, बाकी ईयर्स में नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे कि 15-16 में वो 365 डेज तक के लिए रहा है। सो एक्स हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 18-19 को छोड़ के, तो यानी कि 4 साल के दौरान तो वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा के लिए था, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 365 डेज होना चाहिए। क्लियर? अब मेन चीज है कि बट ही वॉज नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे आगे की कंडीशंस नहीं गिवन है। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए मैंने ये तो कंप्यूट कर दिया कि वो क्या है, रेजिडेंट है, लेकिन अब मुझे ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए क्या बताओ मुझे, मेरी आगे की कोई कंडीशन गिवन है कि वो बाकी के 7 सालों में से कोई कंडीशन गिवन है? नहीं, क्योंकि हमारे पास ये क्लियरली मेंशन है कि वो इस 18-19 में वो एक फॉरेन सिटीजन है। तो हम क्या मानेंगे, क्योंकि अगर वो एक फॉरेन सिटीजन है तो हम सिंपली यही कंप्यूट करेंगे कि प्रीवियस ईयर से, यानी कि 7 ईयर्स के टाइम में वो 730 डेज या उससे ज्यादा नहीं था। तो बट ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर मोर देन 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर को से पहले 7 साल के दौरान 730 डेज या उससे ज्यादा वो इंडिया में नहीं था। तो ही बिकम्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो हमारे पास एडिशनल में तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक तो आपके पास सिंपली है कि 10 में से 2 बार वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। 15-16 में तो वो रेजिडेंट है कि 182 डेज से ज्यादा है, लेकिन बाकी के ईयर्स में मेंशन ही नहीं है, यानी कि इसमें से कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। और जब कभी भी कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी कि ही बिकम्स, तो वो कैसा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो असेसमेंट ईयर 1920 के लिए वो कैसा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। So Mrs. X residential status in India will have no effect। अच्छा, आगे ये देखो क्या लिखा है सेकंड पार्ट में मिसेज एक्स के बारे में। देखो सिंपली है, मैंने आपको एक चीज पहले ही क्लियर की थी। ठीक है, इनकम अलग अलग इंडिविजुअल अगर अलग अलग इनकम निकाल रहा है तो जो इनकम अर्न कर रहा है टैक्स वही पे करेगा, उसके बिहाफ पे मैं पे नहीं करूंगी और मेरे बिहाफ पे आप पे नहीं करोगे। ठीक है, इट मीन्स चाहे हस्बैंड वाइफ भी हैं, दोनों भी अपनी अपनी इनकम पे अलग अलग टैक्स पे करेंगे, एक दूसरे के बिहाफ पे वो दोनों टैक्स पे नहीं करेंगे। सो मिसेज एक्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया विल हैव no effect in the determination of Mrs. X residential status। So Mrs. X के रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिया में कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बेशक मिसेज एक्स रेजिडेंट हो, ऐसा नहीं है कि अगर उसकी वाइफ रेजिडेंट है तो वो भी रेजिडेंट हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो रेजिडेंट ना हो। ठीक है, कैसा भी हो कोई भी इफेक्ट नहीं है। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? आगे बताइए। ठीक है, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को?
नो मैम। नो। नो मैम। चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.3 ये हमने कवर किया था नहीं ना? चलो देखते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ श्याम सुंदर AHUF, ठीक है, श्याम सुंदर का हेड ऑफिस है HUF, इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। ये प्लीज ध्यान दीजिए, हमें मेन क्या चेक करना है, उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में है या कंप्लीटली इंडिया से बाहर है। बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि श्याम सुंदर का जो HUF का जो हेड ऑफिस है वो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, वो कहाँ पर है, इंडिया में है या इंडिया से आउटसाइड है या इंडिया के बाहर है। तो देखो सिंपल क्या लिखा है बाबू, यहाँ पे लिखा तो है। मैम बाहर। वेरी गुड, आउटसाइड। बाहर है बाहर क्योंकि है। क्या लिखा है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो फिर जो श्याम सुंदर का एक हेड ऑफिस वो है यानी HUF है, वो कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। तो HUF के लिए कि वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, ये मैंने आपको बताया था। हमें क्या चेक करना है कि उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अगर इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। सो इफ अफेयर्स ऑफ HUF आर कंट्रोल्ड फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कि अगर HUF का अफेयर्स का जो कंट्रोल्ड है यानी कि कंट्रोल किया गया है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया से बाहर, तो दी फैमिली विल बी नॉन रेजिडेंट। तो जो फैमिली होगी वो क्या होगी, फैमिली नॉन रेजिडेंट होगी। ध्यान देना, ये जो HUF है तो HUF क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट है। क्लियर। अब है नेक्स्ट पे, कह रहे हैं अच्छा, इट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि वो जो HUF है इज मैनेज्ड बाय श्याम, शाम के द्वारा मैनेज किया जाता है। कब से, 1980 से। हु इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 730 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। देखो मेन चीज है HUF का फर्म का स्टेटस अलग चेक होगा, ठीक है, जो करता है उसका स्टेटस क्या होगा, अलग चेक होगा। पर यहाँ पे आपको ए पार्ट में क्या बोला है कि वो कंप्लीटली इंडिया से क्या है, इंडोनेशिया से में ही पूरा कंट्रोल है यानी इंडिया से पूरा बाहर है। तो ए पार्ट में, ठीक है, ए पार्ट के लिए तो HUF कंप्लीटली नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन बी पार्ट में क्या मेंशन है, पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कोई कुछ बोल रहे हैं, बताइए। किसी ने कुछ कहा, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो देखो नो ए मैम। पार्ट में क्या था, ए पार्ट में होली कंट्रोल फ्रॉम इंडोनेशिया, यानी पूरा का पूरा इंडोनेशिया से कंट्रोल्ड है। अगर इंडोनेशिया से पूरा कंट्रोल्ड है तो वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पार्टली कंट्रोल्ड है, यानी इंडिया से अगर पार्टली कंट्रोल्ड है, ठीक है, इसका मतलब तो जितना कंट्रोल्ड है उतना ही वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। क्योंकि हमें मेन ये देखना है इंडिया में कंट्रोल होना चाहिए चाहे फुली या पार्शली। सो बी पार्ट के लिए अफेयर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस आर पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819, यानी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 के दौरान जो फैमिली बिजनेस का जो अफेयर्स है पार्टली कंट्रोल्ड किया गया है इंडिया से। इसका मतलब इंडिया से कंट्रोल्ड है ना, तो HUF के लिए जो रेजिडेंट की कंडीशन यही थी ना, तो इसका मतलब फैमिली इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो जो फैमिली है वो क्या है, इंडिया में रेजिडेंट है। सो देयरफॉर द फैमिली इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो जो फैमिली है वो इंडिया में रेजिडेंट है। अब द नेक्स्ट वन, अगर वो रेजिडेंट होता है, ठीक है, HUF रेजिडेंट है
तो हमें नेक्स्ट कंडीशन इज अवर टू चेक वेदर द HUF इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर? बाकी के लिए ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना है? इसके लिए मुझे कर्ता का चेक करना पड़ेगा स्टेटस। तो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी होगा कब होगा? कि जब वो बाकी की ये दो कंडीशंस हैं, आपको पता है ना कौन से दो कंडीशंस हैं? कि वो 10 में से 2 साल कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया में एटलीस्ट 730 या उससे ज्यादा डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 साल के दौरान 730 डेज कम से कम वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। एज द कर्ता इज रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, कह रहे हैं कि जो कर्ता है वो इंडिया में रेजिडेंट है 10 में से 2 साल। क्या लिखा है? एज द कर्ता इज रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे पास मेंशन है, आप मेंशन है यहाँ पे देख लिए कि क्या लिखा है कि लास्ट 7 ईयर में 730 डेज से ज्यादा वो क्या है रहा है। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि और भी कोई कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ नहीं है, तो हमने क्योंकि इसके लिए साइलेंट है और ये नहीं पता, उन्होंने सिंपल बोला है कि 730 डेज से ज्यादा है, ठीक है। तो 730 डेज से ज्यादा है तो इसका मतलब कि एक साल में 182 हमें चाहिए। तो 2 साल में हमें यानी कि 182, तो यानी कि 182 प्लस 182 और 730 तो 182 प्लस 182 करके भी नहीं बन रहा, उससे ज्यादा ही बन रहा है। यानी कि 10 में से 2 बार तो वो क्या है? रेजिडेंट है। और कर्ता जो है यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 साल के इसमें ना 730 डेज तक में वो कर्ता रेजिडेंट होना चाहिए। सो द फैमिली वुड बी रेजिडेंट होगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन इंडिया में फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। सो असेसमेंट ईयर 1920 के लिए वो फैमिली रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ मैम। ये इसमें कुछ समझ में आया नहीं? ओके चलो। बाबू समझ में नहीं आया? बाबू वॉइस नहीं आई आपकी? ओके ओके बाबू, टाइम हो गया, ये कह रहे हैं एक बार ये प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए कि समझ में आया कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए? यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस ओके मैम। समझ आया